अस्पताल के सर्विस रोड से जैसे ही मैंने मेन रोड पे गाड़ी को टर्न किया, एक लड़की ने हाथ के इशारे से लिफ्ट मांगी। पहले तो सोचा रहने देता हूँ, क्योंकि इस वक्त किसी लड़की को लिफ्ट देना खतरे से खाली नहीं था। दूसरा, अब एक और धंधा बड़े अरूज पे था। कार गर्ल प्रोवाइडर औरतें रात को किसी गाड़ी वाले से लिफ्ट ले लेती और बातों बातों में उसे बताती कि हमारी जानने वाली बहुत मजबूर हो के जिस्म फरोशी का काम कर रही हैं। अब जिनको ज़रूरत होती वो आगे से दिलचस्पी ले लेते उनकी बात में, और वो समझ जाती कि ये हमारा कस्टमर है। जिसे दिलचस्पी नहीं होती वो इग्नोर कर देता, तो वो चुपचाप अपने अगले स्टॉप पर उतर जाती। खैर, ना चाहते हुए भी मैंने गाड़ी उस लड़की के पास रोक ली, क्योंकि मैं शक की बिना पर किसी की हेल्प नहीं छोड़ सकता था। गाड़ी रुकते ही लड़की ने बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में अस्सलामु अलैकुम कहा और मेरे वालेकुम अस्सलाम का इंतज़ार किए बिना उसने बहुत ही मीठी आवाज़ में कहा, सर आप मुझे मोती महल उतार देंगे? जी उतार तो दूंगा, लेकिन को छोड़ दें। आप उतार देना बस, अगर आप चाहेंगे तो आपको उतारने का रेंट भी मिल जाएगा। उसने बेतकल्फ़ी से फ्रंट डोर खोल के सीट पर बैठते हुए मानी खेज लहजे से कहा। मुझे समझ आ गई थी कि मैंने गलत बंदी को लिफ्ट दे दी है, लेकिन अब क्या हो सकता था। अब तो वो गाड़ी में बैठ चुकी थी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और गाड़ी गियर में डाल दी। शायद मेरी चुप में छुपी नागवारी उसने भी महसूस कर ली थी। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ ने सुकूत को तोड़ा। सॉरी सर, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने जस्ट इट्स ओके का जवाब दिया। तब तक मोती महल आ चुका था। मैंने स्टॉप पे गाड़ी रोकी। मेरा ख्याल था कि वो खुद ही स्टॉप देकर उतर जाएगी, लेकिन 2 मिनट गुजरने के बाद भी वो हनूज बैठी थी। मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था। दिल तो चाहा कि उसे एक थप्पड़ मारूं और कहूं दफ़ा हो जाओ, लेकिन अपनी माँ की नसीहत याद आ गई कि औरत किसी भी किरदार की हो उसकी इज्जत करना, क्योंकि उसका किरदार रब का और उसका मुआमला है। तुम्हें बस ये साबित करना है तुम भी औरत के पैदा करदा हो। मैंने स्टॉप पे लगी लाइट की रोशनी में उसके चेहरे को पहली बार देखा। 22-23 साल की खूबसूरत नकूश वाली लड़की थी, लेकिन लगता था कि वक्त ने बहुत जुल्म किया है उस पर। उसे गुमसुम पा के मैंने आराम से कहा, मैम आपका स्टॉप आ गया है। एकदम से वो चौंक गई, जैसे किसी ख्वाब से बाहर आई हो। जी बहुत शुक्रिया सर आपका, उसने कपकपाती आवाज़ में कहते हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। सर्दी तो थी, लेकिन गाड़ी में इतनी सर्दी नहीं थी कि इंसान सर्दी से कांपने लगता। ऐसे पेशे की औरतें बहुत तेज़ तरार और बहुत बोल्ड होती हैं, लेकिन उस लड़की ने जो 2-3 जवाब दिए थे बहुत मुहज़्ज़ब अंदाज में दिए थे। आप ठीक तो हैं मैम? आपको अगर ठंड लग रही है ऐसा करें, आप मेरी जैकेट ले लें, मैंने अज़राहे हमदर्दी कहा। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा, जैसे सोच रही हो कि कुछ कहे या ना कहे। मैंने दोबारा नरमी से कहा, अगर आपको ठंड लग रही है तो जैकेट ले लें। अब की बात उसकी आंखों में नमी थी और उसके अगले अल्फाज ने मेरे होश उड़ा दिए। उसने भीगी और कांपती आवाज़ में कहा, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए ख़रीद के दे सकते हैं? मैंने 3 दिन से पानी के सिवा कुछ ना खाया है ना पिया। एक पल को तो मेरी सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो गई। 3 दिन से खाना ना खाने का मतलब था 72 घंटे भूखे रहना। उफ खुदाया, अब मुझे समझ आई कि उसका जिस्म और आवाज़ क्यों कपकपा रही थी। जब इंसान हद से ज़्यादा भूख बर्दाश्त करता है या 24 घंटे तक कुछ नहीं खाता तो ये नौबत आती है। उसका जिस्म भूख की शिद्दत से कपकपाने लगता है। मैंने मोबाइल में टाइम देखा, 4:30 बज रहे थे। उसका किरदार जो भी था, उस वक्त उसकी मदद करना इस चीज़ से ज़्यादा अहम था। हो सकता था कि लोग उसे मेरे साथ देख के ये भी समझते कि मैं उसके साथ रात गुजार के अब ड्रॉप करने जा रहा हूँ या नाश्ता करवा रहा हूँ, लेकिन मुझे उस वक्त उन बातों की परवाह नहीं थी। उस वक्त इज़्ज़त से ज़्यादा इंसानियत निभाना ज़रूरी था। मैंने उसकी बात का जवाब दिए बिना गाड़ी स्टार्ट की और सहराब गोट की तरफ मोड़ दी, क्योंकि इस वक्त वहाँ ही नाश्ता मिल सकता था। सहराब गोट में पठानों का एक होटल पे पराठे और आमलेट बहुत मज़े का मिलता था और उनकी चाय भी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने उसी पे गाड़ी को रोका। वो उतरने लगी तो मैंने मना कर दिया, आप गाड़ी में ही बैठे, मैं नाश्ता लेके आता हूँ, और प्लीज़ बुरा ना मनाइएगा, ये दुपट्टा जो आपने गले में डाला हुआ है इसको सर पे ओढ़ ले।
मेरा ऐसे कहने पे उसने मुझे ममनून नज़रों से देखा, जिन्हें मैंने नज़रअंदाज कर दिया और नाश्ता लेने चला गया, क्योंकि मैं ये सब खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे दिल में गुरूर आए या उसकी नज़रों में अपने लिए शुक्रगुजारी देखूं। मैंने 2 पराठे, 2 आमलेट और 3 कप चाय ऑर्डर की। मैं खुद भी रात 2 बजे से जाग रहा था, जिसकी वजह से मुझे भी भूख लग रही थी। मैं पैसे दे के गाड़ी में आ गया, क्योंकि गाड़ी थोड़ी होटल से दूर खड़ी थी। अभी हल्का हल्का अंधेरा था और कराची के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि इतनी सुबह किसी औरत को अकेले गाड़ी में छोड़ा जाए, ख़ास तौर पर सहराब गोठ जैसी जगह पे तो बिल्कुल नहीं। गाड़ी में बैठते ही मैंने कहा, आप पिछली सीट पे चली जाएं और आराम से नाश्ता कर लें। उसने जी अच्छा कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, जो कि हमेशा की तरह नहीं खुला, क्योंकि दरवाजे में लगा कैचर अंदर से टूटा हुआ था, जिसकी वजह से वो आम बंदे के लिए खोलना मुश्किल था। मजबूरन मुझे उतर के उसके लिए दरवाज़ा खोलना पड़ा। इतनी देर में नाश्ता आ गया। मैंने नाश्ता करते हुए उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। वजह यह थी कि वो आराम से नाश्ता कर ले, भूखी थी, किसी शर्म में ना रहे। मैं खुद भी नाश्ता करने लगा। कुछ ही देर बाद मुझे उसकी आवाज़ आई, सर पानी चाहिए। ओह सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। मैंने ये कहते हुए चाय का कप डैशबोर्ड पे रखा और पानी लेने जाने लगा तो उसने रोका, सर आप नाश्ता कर लें फिर ले आइएगा। मैं उसकी बात को नज़रअंदाज करके बाहर चला गया। मुझे याद ही नहीं था, जब इंसान कुछ घंटों के बाद खाना खाता है तो उसे पानी की ज़रूरत होती है। उसने तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। मैंने मिनरल वाटर की बोतल ली और जल्दी से वापस आ गया। ये ले पानी मैम। पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए मेरी नज़रें इत्तेफाकिया तौर पर उसकी गर्दन पर पड़ गईं, जहाँ रेड रेड निशान नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी ने तशद्दुद किया हो। उसने पानी की बोतल पकड़ते हुए जज़ाकल्लाह कहा, जो मुझे काफ़ी अजीब लगा। नाश्ते से फारिग होकर मैंने उससे पूछा कि मैम अब आपको कहाँ उतारूँ? सर जहाँ आपका दिल करे आप उतार दें, मेरा कोई घर नहीं। उसकी आवाज़ में पछतावा था। मुझे हैरानी हुई कि जिस्म फरोश ही सही, मगर ये कैसा जवाब है? घर तो होगा, भले रेंट का ही सही, या कहीं तो रहती होगी। शायद उसने मेरी आंखों में ये सवाल पढ़ लिया था। सर मैं रहती थी एक घर में किसी के पास, लेकिन अब मुझे वहाँ नहीं जाना। मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा। उसकी ज़मीर गवारा ना करने वाली बात पे मेरा दिल चाह रहा ज़ोर से कहका लगाऊं और उसे कहूं कि मोहतरमा आप किस ज़मीर की बात कर रही हो? जिस्म फरोशी करते वक्त ज़मीर किधर जाता है? लेकिन मुझे ये बातें करने का हक नहीं था। अब मुझे भी उलझन हो रही थी कि उससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। सर आप परेशान ना हो, मैं यहीं उतर जाती हूँ। और सर मैं ख़ानदानी जिस्म फरोश नहीं, बस एक गलती की वजह से फंस गई हूँ। मेरा ज़मीर हर रोज़ मुझ पे लानत भेजता है, लेकिन मजबूर हूँ, क्या करूँ, कोई राह नज़र नहीं आती। मैंने मुड़ के देखा तो उसकी आंखें भीगी हुई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मेरी सोच पढ़ ली। अब मुझे शर्मिंदगी होने लगी कि किसी के दिल का हाल अल्लाह ही जानता है। मुझे क्या हक है ऐसा फतवा दूँ? क्या पता वो वाकई मजबूर हो। इसी असना में उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उतर गई। अब मैंने उसे गौर से देखा तो वो वाकई किसी अच्छे ख़ानदान से थी। पता नहीं किस वजह से ये गंदा काम करने पे मजबूर थी। वो घूम के मेरी साइड पे आई और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, आपने आज बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पे। भूखे को खाना खिलाना अल्लाह को बहुत पसंद है। मेरे पास जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं देने के लिए। मुझे पता है वो आप लेंगे नहीं। मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन आपके इस अमल का अजर अल्लाह आपको ज़रूर देगा। अल्लाह हाफिज़ सर। एक पेशावर जिस्म फरोश औरत से इस किस्म की गुफ्तगू की मुझे तवक्को नहीं थी। पेशावर औरतें तो मदद भी अपना हक समझकर वसूल करती हैं। जब मैं ख्यालों से बाहर आया तो वो काफ़ी दूर जाती दिखाई दी। मेरे दिल में अचानक रोशनी फैली कि यार इसकी मदद करनी चाहिए, आगे इसकी मर्ज़ी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और बैक करके जिस तरफ वो जा रही थी उधर मोड़ दी। 1 मिनट से पहले भी मैं उसके बराबर पहुंच गया। गाड़ी रोक के मैंने हाथ के इशारे से उसे बैठने के लिए कहा। उसने एक नज़र मेरे चेहरे को गौर से देखा। दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे पे बला का सुकून था। उसने फ्रंट का दरवाज़ा खोला और मेरे बराबर आकर बैठ गई। गाड़ी गेड़ में डालते हुए न जाने मुझे अपने अंदर क्यों सुकून महसूस हो रहा था। गाड़ी चलते ही उसने आंखें मूंद ली और सर सीट से टिका लिया। मैंने एक नज़र गैर इरादी तौर पर उसके चेहरे को देखा, जहां अब सुकून ही सुकून था। मैं अब सोच में पड़ गया कि इसकी मदद का तो इरादा कर लिया है, लेकिन इसकी मदद करूं कैसे? अगर मेरी वाइफ मेरे पास होती या बच्चे होते तो इसको अपने घर में रख लेता, लेकिन मैं अकेला रहता था, इसलिए ऐसा रिस्क लेना बहुत ख़तरनाक था। पहले सोचा मामू से बात करता हूँ, लेकिन फिर खुद ही अपनी बात की नफ़ी कर दी
क्योंकि मामू ने कहना था पैसे दे दो और चलता करो, लेकिन मुझे पता था इस मसले का हल पैसा नहीं था। मैं इसे पैसे दे देता जितने भी, लेकिन वो इन पैसों से खुद को इस गंदगी से निकाल नहीं सकती। मैंने एक मॉल की पार्किंग में गाड़ी पार्क की और उतरकर बाहर आ गया। वो शायद सो गई थी। मैंने भी यही मुनासिब समझा कि कुछ देर सो ले। मैंने अपने हेड को कॉल की कि सर आज मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगा, कुछ ज़ाती काम आ गया है अचानक। दूसरी कॉल अपने ऑफिस में कोलीग को की कि आज पीए को कह दो कि कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर सकूंगा, किसी क्लाइंट को टाइम ना दे। कॉल से फ्री हुआ तो आ जाके फिर सुई वहीं अटक गई कि उसे रखूं कहाँ। पहले सोचा दोस्तों से बात करता हूँ। मेरे दोस्त शादीशुदा थे, एक की बीवी बहुत शकी मिजाज थी, दूसरा वैसे काफ़ी रंगीन मिजाज था। सो उन वाला भी प्लान खुद ही कैंसिल कर दिया। फिर सोचा कि कोई मकान रेंट पे ले लेता हूँ। काफ़ी जानने वालों को कॉल की, मगर सब ने पहले पूछा क्या करना है, रेंट पे अपना मकान किधर है, हमारा घर है ना, आ जाओ, रेंट पे लेने की क्या ज़रूरत है। आखिर तंग आके 2-3 प्रॉपर्टी वालों से बात की, लेकिन वो बहुत बड़े हैवी रेंट वाले थे। इसी सोचो विचार में पता नहीं चला कि हमें यहाँ रुके 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। पार्किंग में जो चौकीदार था उसने आके पूछा कि सर कोई मसला है तो बताएं, आप काफ़ी देर से खड़े हैं। मैंने बताया कि मैडम की तबीयत नहीं सही इसलिए रुक गया था। फिर वो सो गई। सोचा कुछ देर सो ले तो जाते हैं। गार्ड के जाने के बाद अचानक मुझे अपने ऑफिस के गार्ड का याद आ गया, जिसका घर एक कच्ची आबादी में था और मुझे उसने एक बार कहा था कि सर अब घर का ऊपर वाला हिस्सा खाली हो गया है, इसलिए ख़र्चा पूरा नहीं होता, दुआ करें शाह जी कोई किरायादार मिल जाए। मैंने फ़ौरन ऑफिस कॉल करके कॉल ऑपरेटर को गार्ड से बात करवाने का बोला। कुछ ही देर बाद मुझे उसकी आवाज़ सुना दी। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। खादम सैन की हाल है तेरा? बस सही मौला का करम है, बस सही मौला का करम है। खादम सैन तेरा मकान रेंट पे चढ़ गया है? नहीं सही, बहुत परेशान हूँ, अगर वो चढ़ जाए तो बच्चों की फ़ीस का मसला हल हो जाए। ओके, वो मकान रेंट पे मुझे चाहिए, मेरी कज़न है, उनका घर वालों के साथ कोई मसला चल रहा है, वो वहीं रहेंगी, किराया मैं दूंगा और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और ये बात ऑफिस में पता ना चले किसी को। सही, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे किराया लेता अच्छा नहीं लगता। मुझे पता था कि वो मुझसे किराया नहीं लेगा। मैंने ये बता के गलती की थी कि किराया मैं दूंगा, इसलिए फ़ौरन बात बदली कि किराया वो लड़की देगी, मैं सिर्फ उसे घर लेके दूंगा, जिस पे वो राज़ी हो गया। ठीक है साहब जी, अगर ऐसा है तो आप चले जाएं, मैं घर कॉल कर देता हूँ। ठीक है खादम सैन, अल्लाह हाफ़िज़। मैंने रब का शुक्र अदा किया, ये मसला भी हल हो गया। मैंने गाड़ी में आके देखा तो वो अभी तक सो रही थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और पार्किंग से बाहर रोड पे ले आया। मोबाइल पे वक्त देखा तो 10 बज रहे थे। हम उस वक्त पैराडाइज बेकरी के सामने से गुजर रहे थे। अचानक एक ख्याल मेरे जहन में आया। मैंने कुछ फासले पर वाक़या फैसल बैंक की तरफ गाड़ी टर्न कर ली, पार्किंग में गाड़ी पार्क की और एटीएम में दाखिल हो गया और कार्ड इंटर करके 20,000 का फिगर डाल दिया। जब मैं वापस गाड़ी में आया तो वो जाग मेरी गाड़ी में बैठते ही उसने अस्सलाम वालेकुम सर कहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी तबीयत है अब आपकी? मैंने बिना उसकी तरफ देखे पूछा। फीलिंग बेटर सर, गुड। अब आप मुझे सर नहीं कहेंगी, मेरा नाम लेके बुला सकती हैं। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और आप मुझे अपना नाम भी बता दें। मेरा नाम सिद्रा इफ्तिखार है सर। सिद्रा, बात यह है कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकूंगा आपके लिए, लेकिन इस दलदल से निकलने में जितनी मदद आपकी कर सकूंगा करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप इस काम से हमेशा के लिए तौबा कर लें। इंशाल्लाह सर, मैं खुलूस से दिल से तौबा कर रही हूँ और सर इसी सारी कोशिश का अजर आपको अल्लाह पाक की ज़ात देगी। वेरी गुड बच्चे, अल्लाह पाक तुम्हें इस्तकामत अता करे, आमीन। आमीन सर। अब मुझे वाज़ेह नज़र आया कि उसकी आंखें भीगी हुई थी। मैंने आपके लिए घर का अरेंज कर दिया है, जब तक मैं ना कहूँ आप इस घर से बाहर नहीं जाएंगी। सर मुझे अकेले रहना होगा, मुझे बहुत डर लगता है। सिद्रा ने अपना खदशा जाहिर किया। अब मैंने सोचा कि शुक्र है कोई और घर मिला ही नहीं, क्योंकि ये बात अकेले रहने वाली तो मैंने सोची ही नहीं थी। खादम सैन वाला घर सिद्रा के लिए परफेक्ट था। नहीं, तुम्हें एक फैमिली है, उनके साथ रहना है, ऊपर वाला हिस्सा लिया है रेंट पे, लेकिन वो पूरा ख्याल रखेंगे तुम्हारा। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता इसलिए कि मैं अकेला रहता हूँ। ठीक है सर, आपने जो भी किया मुझे पता है अच्छा ही होगा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और पार्किंग से मेन रोड पे ले आया। मुझे याद है एक बार मैं अपनी कज़न के साथ एक मॉल में गया था। लेडीज़ ड्रेस की बहुत अच्छी और वसी रेंज थी वहाँ। मैं चाहता था कि फ़िलहाल उसे 3-4 रेडीमेड सूट लेके दूँ। मॉल की पार्किंग में गाड़ी रोकी और दूसरी तरफ से आके दरवाज़ा खोला। सिद्रा बाहर आ जाओ। उसके बाहर आते ही मैंने दरवाज़ा बंद करके गाड़ी लॉक की और उससे साथ लेके मॉल में दाखिल हो गया।
ایک بڑی شاپ میں بہت اچھے ڈریس نظر آ رہے تھے، ہم بھی ادھر ہی داخل ہو گئے۔ سدرا 3-4 سوٹ لے لو اپنے لیے سیزن کے حساب سے۔ سر رہنے دینا، ایک پہنا ہے اور ایک لے لیتی ہوں، سدرا نے شکر گزار لہجے میں کہا۔ نہیں 4 سوٹ لے لو اور پلیز بحث نہیں، اب جو ضرورت کی چیزیں ہیں لے لو۔ ٹھیک ہے سر۔ وہاں سے سوٹ لے کے ہم ایک اور شاپ پہ گئے جہاں سے ٹاول، سوکس اور سویٹر وغیرہ لیے۔ اس کے بعد شیمپو، برش، ٹوتھ پیسٹ، ETCL سب لیا۔ جب خریداری سے فری ہوئے تو میں نے پوچھا سدرا کچھ رہ گیا ہے تو لے لو، مجھے نہیں پتا نہ کہ کسی لڑکی کے لیے میں نے کبھی کچھ خریدا ہے۔ سر ایک چیز ہے اور لینی ہے۔ ہاں تو لے لو نا۔ لیکن سر میں نے کافی دیکھا، ادھر ادھر مجھے نظر نہیں آئی۔ کیا چیز؟ میں نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جو کہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔